हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हर बार की तरह हम लेकर आ चुके हैं एक और नया एपिसोड। तो चलो और बकवास ना करते हुए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले एपिसोड के अंत में जहां कहानी छोड़ी थी वो मंजर शायद ही कोई भूल पाया होगा। लिंगफिंग के सामने एक विशालकाय डरावना हाथ प्रकट हुआ था, जिसे देखकर लिंगफिंग की तो रूह कांप गई थी। वो घबराहट के मारे कांपते हुए बस यही बुदबुदा पा रहा था कि ये आखिर क्या चीज है। लिंगफिंग अभी इस सदमे से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि वो शैतानी हाथ उसे कुचलने के लिए पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ने लगी। स्क्रीन पर जो नजारा था वो वाकई में डरावना था। लिंगफिंग ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस दैत्य हाथ की ताकत के आगे उसकी एक न चली। हम देखते हैं कि लिंगफिंग बड़ी ही मुश्किल से उसे रोक पा रहा था, पर कब तक रोक पाता। अगले ही पल उस हाथ ने लिंगफिंग को किसी कीड़े मकोड़े की तरह जमीन पर धंसा देता है। इस अटैक से लिंगफिंग लहूलुहान होकर बाहर तो आ गया, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी हड्डियां तक टूट चुकी है। मगर दोस्तों, किन्नन उसे सांस लेने तक का मौका भी नहीं देता। वो अपनी तलवार दोबारा उठाकर उस पर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जिसे किसी की उम्मीद नहीं थी। युवानिंग जो लिंगफिंग से बेइंतहा प्यार करती थी, वो अपनी जान की परवाह किए बिना किन्नन के तलवार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर किन्नन एक पल के लिए तो रुक ही जाता है। वो अपनी तलवार को रोकते हुए युवानिंग से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन युवानिंग कहाँ मानने वाली थी। वो रोते हुए किन्नन से कहती है, किन्नन मैं मानती हूँ कि लिंगफिंग ने गलती की है, लेकिन प्लीज उसे एक मौका और दे दो। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। युवानिंग अभी किन्नन से विनती कर ही रही थी कि तभी पीछे से घायल लिंगफिंग चिल्लाते हुए कहता है, युवानिंग तुम ये क्या कर रही हो, हटो वहाँ से। मैं एक औरत के पीछे छिपने वालों में से नहीं हूँ। युवानिंग रोते हुए किन्नन से बोलती है, किन्नन अब क्लियर हो गया है कि तुम जीत चुके हो और पहले मेरी और तुम्हारी फैमिली के बीच में काफी अच्छा सम्मान था, प्लीज उसके लिए मत मारो। युवानिंग की बातों को सुनने के बाद किन्नन बोलता है, फैमिली के बीच में संबंध वो काफी पहले ही टूट चुके हैं, लेकिन चलो मैं अभी के लिए इसकी जान को बख्श देता हूँ। किन्नन की इन बातों को सुनने के बाद लिंगफिंग युवानिंग को जोर से धक्का देकर हटा देता है। दोस्तों, लिंगफिंग का घमंड देख रहे हो, जान बच रही है लेकिन उसके बाद भी इसकी अपनी शान की पड़ी है। वो गुस्से में किन्नन से कहता है, किन्नन मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। इतना कहते हैं लिंगफिंग अपनी बची हुई ताकत से किन्नन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कहाँ किन्नन की ताकत और ये कहाँ घायल लिंगफिंग की ताकत। किन्नन ने तो बस अपना एक ही हाथ उठाया और एक ही झटके में लिंगफिंग को हवा में उछालकर दूर फेंक देता है, जिसे वो दीवार पर जाकर टकराता है और इस बार लिंगफिंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जमीन पर गिर करा रहा था, तभी युवानिंग भागकर उसके पास आती है और पूछती है, लिंगफिंग तुम ठीक तो हो ना। अब किन्नन का सब्र का बांध टूट चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर लिंगफिंग से कहता है, लिंगफिंग अब मरने के लिए तैयार हो जा, तुम जैसे लोग जीने के लायक नहीं है। किन्नन अपनी पूरी ताकत से उस पर आखिरी अटैक करने ही वाला था, लेकिन दोस्तों अब जो होने वाला था उसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। जैसे ही किन्नन की तलवार लिंगफिंग तक पहुंचती है, लिंगफिंग ने एक घिनौनी हरकत की। उसने पास खड़ी युवानिंग को खींचकर अपनी ढाल बना लिया और किन्नन की तलवार जो लिंगफिंग के लिए थी वो सीधा युवानिंग के सीने के आर पार हो गई। ये देखकर किन्नन के भी होश उड़ जाते हैं, वो सदमे से भर जाता है। लिंगफिंग मरती हुई युवानिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, तो फिर मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो। ये सब सुनकर बेचारी युवानिंग की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पर ही दम तोड़ देती है। दोस्तों, ये देखकर तो शैतान को भी शर्म आया, इतना गिरे हुए इंसान कोई कैसे हो सकता है। किन्नन की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने अपनी तलवार युवानिंग के शरीर से बाहर निकाली। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना क्रूर भी हो सकता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, लिंगफिंग तुम मॉन्स्टर से भी ज्यादा बेकार आदमी हो। मगर लिंगफिंग बेशर्मों की तरह हंस रहा था। वो किन्नन को उकसाते हुए बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर खत्म कर दूंगा। ये सब देखकर क्राउड को भी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, किन्नन इस दरिंदे को मार डालो। अब हमारा व्यू लुओज़ी पर शिफ्ट हो जाता है, जो अपने मन ही मन सोच रहा है और कहता है, मैंने सोचा था कि लिंगफिंग काफी टैलेंटेड है और भविष्य में मेरे बहुत काम आएगा, लेकिन इसकी हरकतें देखकर लगता है कि ये आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाला है। मुझे लगता है कि मुझे किन्नन को अपनी तरफ करना चाहिए। किन्नन उसे कहीं ज्यादा काबिल और शक्तिशाली भी है। तभी फेंग फैमिली का हेड जो लिंगफिंग का पिता था, वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नन के सामने आ जाता है और बोलता है, किन्नन मेरे बेटे को छूने की भी हिम्मत करना। किन्नन पर अब किसी की भी बात का असर नहीं होता। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून सवार था। वो फेंग फैमिली के हेड को नजरअंदाज करके एक ही झटके में अपनी तलवार से लिंगफिंग का सिर धड़ से अलग कर देता है। लिंगफिंग की लाश जमीन पर आ गिरती है, लेकिन ये देखकर फेंग फैमिली के हेड पागल हो जाता है। वो अपने बेटे की लाश के पास बैठकर रोने लगता है और किन्नन की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, किन्नन मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर किन्नन पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं होता। वो बस शांत खड़ा होता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंगफिंग का हेड अब सिटी लॉर्ड की तरफ मुड़ता है और उनसे इंसाफ की गुहार लगाता है। सिटी लॉर्ड, आपने देखा, इसने सबके सामने मेरे बेटे को मार डाला है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे की मौत का बदला लें। लेकिन सिटी लॉर्ड शांति से बोलता है, फेंग फैमिली के हेड, तुम
जानते ही हो कि हजारों सालों से यही नियम चलता आ रहा है। ये लाइफ एंड डेथ की बैटल थी और इसमें किसी की भी जान जा सकती थी। हम इसमें किन्नन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इतना कहकर सिटी लॉर्ड अपने मन ही मन सोचता है कि फैंग फैमिली दिन पर दिन बहुत ज्यादा घमंडी और ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगी थी। अच्छा हुआ कि किन्नन ने आज इसका घमंड तोड़ दिया। ये सुनकर फैंग फैमिली के हेड भी आग बबूला हो जाता है। वो जाते जाते किन्नन को धमकी देता है कि किन्नन याद रखना, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी और तुम्हारी पूरी फैमिली को राख में मिला दूंगा। इतना कहकर वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हान दौड़ के किन्नन के पास आकर मुस्कुराते हुए बोलती है, किन्नन मुबारक हो, तुम फायर सेट के डिसाइपल बन गए हो। किन्नन भी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी हान उसे एक टोकन देते हुए कहती है, किन्नन ये तुम्हारा टोकन है, इसे लेकर 3 दिन के अंदर फायर सेट में पहुंच जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर हान लुओजे से बोलती है, अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, चलो चलते हैं। हम लुओजे को देखते हैं जो गुस्से में खड़ा होते हुए अपने मन में बोलता है, कितनी वाइज वुमेन है ये। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हमारा सीन युवान फैमिली पर शिफ्ट होता है। वहाँ युवान फैमिली के हेड को जैसे ही खबर मिलती है कि लिंगफेंग ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी बेटी को ढाल बनाकर मरवा दिया है, तो गुस्से से पागल हो जाता है। उनके एक गार्ड कंफर्म करते हुए कहता है उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। युवान फैमिली के हेड गुस्से में चिल्लाता है, सारे लोग इकट्ठा हो जाओ, आज फैम फैमिली का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। और दोस्तों कुछ देर बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ फैम फैमिली का आलीशान महल जल रहा था। पूरी की पूरी फैम फैमिली को युवान फैमिली ने खत्म कर दिया था। वहाँ खड़े लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कुछ समय पहले तक फैम फैमिली इस शहर की सबसे ताकतवर और घमंडी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन देखो उसके बेटे की एक गलती की वजह से उसका पूरे खानदान बर्बाद हो चुका है। अब सीन बदलता है और हम किन्नन और किंग वान को देखते हैं जो आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं। किंग वान थोड़ी उदास होकर कहती है, किन्नन तो अब तुम फाइनली इस छोटी सी जगह को छोड़कर फायर सेट में चले जाओगे। किन्नन जवाब देता है, हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी जल्दी वापस आ पाऊंगा। ये सुनकर किंग वान मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत ही जल्दी दोबारा से मिलेंगे क्योंकि मैं फायर सेट के अंदर भी अपना बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। ये सुनकर किन्नन हैरान रह जाता है। वो शौक होकर बोलता है, लेकिन फायर सेट के अंदर बिजनेस करना इतना आसान नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से तुम वहाँ अपनी शॉप जमा पाओगी। इस पर किंग वान एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहती है, किन्नन ये मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ इस शहर में ही बिजनेस नहीं करती बल्कि इसके अलावा 5 और बड़े शहरों में भी मेरा कारोबार फैला हुआ है, मैं वहाँ भी आसानी से अपना बिजनेस सेट कर लूंगी। ये सुनकर तो किन्नन के होश ही उड़ जाते हैं। वो चौंक कर बोलता है, क्या क्या कहा तुमने, तुम 5 शहरों में बिजनेस करती हो, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो ना। किंग वान बस मुस्कुरा देती है और किन्नन भी समझ जाता है कि वो सच कह रही है। अब 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। किन्नन और सिटी लॉर्ड की बेटी फायर सेट के लिए निकल रहे होते हैं। उन्हें विदा करने के लिए सिटी लॉर्ड और किन्नन के पिता आए होते हैं। वो अपने बच्चों को दूर जाता हुआ देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किन्नन के पिता सिटी लॉर्ड को छेड़ते हुए कहते हैं, देखो तो जरा, तुम इतने बड़े और बुढ़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह रो रहे हो। इस पर सिटी लॉर्ड भी अपनी आंसू पोंछते हुए कहते हैं, बेशर्मी आदमी, पहले तुम अपना देखो, तुम खुद भी तो रो रहे हो। और उनके इस नोक झोंक के साथ हमारा सीन चेंज होकर फायर सेट के विशालकाय गेट पर आ जाता है। दोस्तों ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बादलों को चीरती हुई इमारतें और हवा में एक अजीब सी पावरफुल एनर्जी देखकर ही लग रहा था कि ये दुनिया सबसे शक्तिशाली कल्टिवेटर्स का घर है। लेकिन इस शान शौकत के बीच एक नजारा हमारे एमसी किन्नन को हैरान कर देता है। सामने रेडी सपर्स की नई लंबी लाइन लगी हुई होती है, जैसे कोई अंत ही ना हो। हजारों लोग जो फायर सेट का हिस्सा बनने का सपना लेकर आए थे घंटों से अपनी बारी के इंतजार कर रहे थे। इस भीड़ को देखकर किन्नन भी चौंक जाता है और वो किंग वान की तरफ मुड़ते हुए पूछता है, किंग वान ये क्या है, यहाँ हर साल कितने लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। किंग वान एक गहरी सांस लेती है और गंभीरता से समझाना शुरू कर देती है, किन्नन फायर सेट में पूरे 99 शहरों से डिसाइपल्स चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, जिस शहर की ताकत जितनी ज्यादा होती है उसे उतना ही ज्यादा स्लॉट मिलता है और जो शहर कमजोर होते हैं उन्हें बस गिने चुने मौके ही दिए जाते हैं। ये सुनकर किन्नन हैरानी से कहता है, तो इसका मतलब हमारी स्वॉर्ड सिटी से सिर्फ हम दोनों को ही लिया गया है, क्या हमारी सिटी इतनी कमजोर है। किंग वान की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा जाती है। वह कहती है, किन्नन हमारी स्वॉर्ड सिटी सिर्फ कमजोर नहीं है बल्कि इन 99 शहरों में से सबसे ज्यादा कमजोर है। दोस्तों ये सब सुनकर जैसे किन्नन की तो पैरों तले जमीन ही सक जाती है। उस शौक में चला जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या जिस शहर में मैं बचपन से रह रहा था, जिसे मैं अपना घर मानता था, वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे कमजोर सिटी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यहाँ इतना पावरफुल सिटी भी मौजूद है। उसकी ये हालत देखकर किंग वान मुस्कुराती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, किन्नन तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ कड़ी मेहनत करेंगे और एक दिन अपनी सिटी का नाम जरूर रोशन करेंगे। हान के इन शब्दों ने जैसे किन्नन के अंदर एक नई आग जला दी हो। उसका शौक अब दृढ़ संकल्प में बदल चुका था। वो अपनी मुट्ठियां बनाते हुए मन ही मन कसम खाता है कि स्वॉर्ड सिटी, बस तुम थोड़ा और इंतजार करो, देखना
एक दिन मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा और उस दिन कोई भी हमारे शहर की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर ये तो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, तो ये पूरा कॉन्टिनेंट तो छोड़ो पूरे इस वर्ल्ड पर राज करेगा। लेकिन मानने वाली बात थी, भले ही दुनिया उसे कमजोर समझती थी, लेकिन उसके इरादे आसमान से भी ऊंचे थे। तभी किंगन उसे रोकते हुए कहती है, किन्नन मुझे अपने मास्टर से मिलने जाना है, मैं तुम्हारे साथ एंट्री के लिए अंदर नहीं जा सकती, तुम्हें अकेला ही जाना पड़ेगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर किंगो वहाँ से चली जाती है। अब किन्नन अकेला पड़ जाता है। वो उस अंतिम लाइन को देखकर सोचता है, लगता है यहाँ तो मेरा पूरा दिन ही निकल जाएगा। तभी उसकी नजर आस वाली एक दूसरी लाइन पर पड़ती है। दोस्तों ये लाइन देखकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। जहाँ एक तरफ हजारों लोगों की भीड़ थी, वहीं इस लाइन में मुश्किल से कुछ गिने चुने लोग ही खड़े थे। ये देखकर किन्नन के मन में एक सवाल उठता है। वो अपने लाइन में खड़े एक लड़के से पूछता है, भाई ये क्या चक्कर है, उस लाइन में इतने कम लोग क्यों हैं? वो लड़का एक ठंडी सांस लेता है और बताता है, भाई ये फायर सेट का नियम है, जो लोग बड़ी और पावरफुल सिटी से आते हैं उन्हें उस छोटी लाइन में लगने का मौका मिलता है और उनकी एंट्री भी जल्दी हो जाती है। लेकिन हम जैसे कमजोर शहरों के लोगों को इस लंबी लाइन में सड़ना पड़ता है। वो आगे चेतावनी देते हुए कहता है, और हाँ, इस नियम को तोड़ने की कोशिश भी मत करना, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे बहुत ही बुरी सजा दी जाएगी। वो रॉयल फैमिली वालों की लाइन है, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम यहीं खड़े रहो। यह सुनकर किन्नन का खून खौल उठा है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो कहता है, मैं इस तरह के भेदभाव वाले नियम को नहीं मानता, मैं भी उसी लाइन में जाऊंगा। और दोस्तों इतना कहकर हमारा एमसी बिना किसी डर के उस छोटी लाइन की तरफ बढ़ जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर लंबी लाइन में खड़े लोग कानाफूसी करने लगते हैं और कहते हैं, लगता है एक और पर्सन आ गया है, ये नया लड़का भी आज बुरी तरीके से पिटने वाला है। और जैसे ही किन्नन उस छोटी लाइन में जाकर खड़ा होता है, वहाँ मौजूद एक घमंडी डिसाइपल उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। उसकी आंखों में नफरत और घमंड साफ दिख रहा था। वो अपनी ऊंची आवाज में कहता है, ओए लड़के, ये लाइन तुम जैसे लो क्लास लोगों के लिए नहीं है, अगर तुम किसी छोटी मोटी जगह से आए हो तो जाकर चुपचाप उस लंबी लाइन में लग जाओ। यह सुनकर किन्नन शांत रह जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम लोगों से किसी भी तरह से कम नहीं हूँ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? किन्नन का यह जवाब सुनकर उस घमंडी लड़की का पारा और चढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू सिर्फ 7th लेवल पर है और तुझे लगता है कि तू यहाँ पर हीरो बन गया है? यहाँ तुझसे ज्यादा पावरफुल लोग खड़े हैं और मैं खुद ह्यूमन रिलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। क्या तुमको इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है? अगर अपनी इज्जत पे आ रही हो तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों हमारा एमसी डरने वालों में से कहाँ था। वो मुस्कुराते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लड़ने का इतना शौक है तो मैं ही तैयार हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम मुझे आज मार पाते हो या फिर मैं तुमको मार पाता हूँ। दोनों के बीच माहौल पूरा गर्म हो चुका था। लेकिन तभी एक एल्डर आता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, लड़ना बंद करो, चुपचाप मुझे अपना अपना टोकन दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस सिटी से हो। किन्नर बिना कुछ कहे अपना टोकन निकाल कर उस एल्डर को दे देता है। जैसे ही एल्डर उस टोकन को देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम कम से कम किसी पावरफुल सिटी से होगे, लेकिन तुम तो स्वॉर्ड सिटी से हो। स्वॉर्ड सिटी का नाम सुनते ही उस छोटी लाइन में खड़े सारे डिसाइपल्स भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक लड़का हंसते हुए कहता है, ये तो सच में बहुत ही मजेदार बात है, देखो तो जरा, ये लड़का हाई क्लास की लाइन में लगना चाहता है, जबकि ये इस कॉन्टिनेंट की सबसे कमजोर सिटी से आया है। अब वो एल्डर किन्नन के टोकन को जमीन पर फेंक देता है और धमकी भरे लहजे में कहता है, अपना टोकन उठाओ और चुपचाप जाकर दूसरी लाइन में लग जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन छीन ली जाएगी और तुम्हें वापस तुम्हारी उस घटिया सिटी में भेज दिया जाएगा। ये देखकर किन्नन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी मुठ्ठियां दबाते हुए अपने मन ही मन सोचता है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी टोकन के फेंकने की, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किन्नन अभी कुछ करने ही वाला होता है, तभी एक ऐसी आवाज गूंजती है जिससे पूरा माहौल शांत हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके टोकन को फेंकने की? और दोस्तों ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हान की थी। वो आयरन फ्लावर मास्टर के रूप में वहाँ पर खड़ी थी और उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। हान को वहाँ पर देखकर वो एल्डर की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो एल्डर डर के मारे कांपने लगता है और अपने मन में सोचता है, ये तो आयरन फ्लावर मास्टर है, ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? भीड़ में खड़े लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं, ये टीचर तो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, इनसे कोई पंगा नहीं लेता, लगता है आज यहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है। हान आगे बढ़ती है और उन घमंडी डिसाइपल से चिल्लाकर पूछती है, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? तुम्हें लगता है कि तुम किन्नन से बेहतर हो? अकेला किन्नन तुम सबको हरा सकता है, उसके जैसे टैलेंटेड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तुम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और वो डिसाइपल मिस हान की बातें सुनने के बाद मिस हान से माफी मांगने लगते हैं और फिर हान उस एल्डर के पास जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, जोंगमेंग, ये टोकन जो होते हैं ये डिसाइपल्स के लिए स्टेटस सिंबल होते हैं और टोकन को इस तरह फेंकना माफी के लायक नहीं है। और वो सारी बातें तो छोड़ो, पहले तुम चुपचाप इस टोकन को उठा, क्योंकि किन्नन वो मेरा डिसाइपल है और अगर तुम टोकन
नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उस टोकन को मैंने अपने हाथों से किन्नन को दिया था, तुम जैसे कोई हिम्मत कैसे हुई उसे फेंकने की। ये सुनकर वो एल्डर डर के मारे कांपने लगता है। वो भागकर जमीन से टोकन उठाता है और गिड़गिड़ाते हुए किन्नन से माफी मांगता है और बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था जो तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचान पाया। अगर मुझे पता होता कि आप चढ़ान के डिसाइपल हो तो मैं आपके साथ में कभी भी पंगा नहीं लेता। इतना कहकर वो टोकन किन्नन को वापस दे देता है। हान उस एल्डर को आखिरी चेतावनी देती है, याद रखना अगर अगली बार तुमने या किसी और ने इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। इस पूरे ड्रामे को देखकर बाकी डिसाइपल्स की तो हवा ही टाइट हो गई थी। वो आपस में फुसफुसाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि फायर सेट का कोई एल्डर एक लो क्लास डिसाइपल से माफी मांग रहा है। हमें इस लड़के से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसका बैकग्राउंड बहुत ही पावरफुल लग रहा है। अब हान किन्नन की तरफ मुड़ती है और कहती है, किन्नन मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें लेकर कहीं जाना है। किन्नन भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद हान किन्नन को लेकर एक जगह पर आ जाती है। वो कहती है, किन्नन मुझे कुछ काम है तो तुम्हें अपने रूम में जाना होगा। और किन्नन मिस हान को बाय करते हुए अपने रूम को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो देखता है कि उसका रूम वहाँ पर है तो वो एक पल के लिए रुक जाता है। वो एक बहुत ही छोटा और पुराना सा घर था जिसकी हालत कुछ खास नहीं थी। वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था कि सबसे कमजोर सिटी से होने का यही नतीजा मिलने वाला है, जहाँ टैलेंट नहीं बल्कि शहर का नाम देखा जाता है। दोस्तों ये देखकर किसी का भी दिल दुख जाएगा। हमारे एमसी इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचा और उसे मिला ये छोटा सा कमरा। किन्नन अभी इन ख्यालों में खोया ही था तभी उसके सामने लुओज़ी आ जाता है। वो घमंडी लड़का जो किन्नन के लिए कंपटीशन में मुश्किल खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। लुओज़ी एक साथी मुस्कान के साथ कहता है, किन्नन अब बहुत टाइम हो गया है हम मिले नहीं हैं। किन्नन की आंखों में गुस्सा आ जाता है लेकिन वो शांत रहते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम मुझसे चाहते क्या हो। लुओज़ी कहता है, किन्नन मैं तुम्हें दो ऑप्शन देने वाला हूँ, पहला तुम मेरी होंगमेंग पीक को ज्वाइन कर लो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करूंगा और तुम्हें इस चेक में वो इज्जत दिलाऊंगा जिसके तुम हकदार हो। फिर वो रुकता है और उसकी आवाज में धमकी भर जाती है और दूसरा ऑप्शन देते हुए कहता है, अगर तुम किसी और एल्डर की पीक को ज्वाइन करने की सोची भी तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। तो समझदारी इसी में होगी कि तुम मेरा ऑफर मान लो। ये सुनकर किन्नन का खून खौल उठता है। वो अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहता है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। लुओज़ी हंसते हुए जवाब देता है, किन्नन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे जैसा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मेरे पीक में ही होना चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरे साथ में नहीं गए तो मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को किसी और के पास भी नहीं जाने दूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद किन्नन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं किन्नन कभी भी होंगमेंग पीक को ज्वाइन नहीं करूंगा। किन्नन की बातों को सुनने के बाद लुओज़ी बोलता है कि अच्छा है, मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ, लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है वो 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। किन्नन बोलता है कि ठीक है मैं देख लूंगा। किन्नन की बातें सुनने के बाद लुओज़ी बोलता है कि ठीक है तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लो जिससे तुम कुछ दिन और टिक पाओगे, क्योंकि जब मेरा मूड बदलेगा तो मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी छोटी सिटी को मारूं जो कि सिर्फ 7th लेवल पर हो। इतना कहकर लुओज़ी घमंडी से मुस्कुराता हुआ वहां से चले जाता है। दोस्तों देख रहे हो ये खुली धमकी। लुओज़ी जानता है कि किन्नन एक हीरा है, वो उसे अपने काबू में रखना चाहता है। अब किन्नन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वो मन ही मन सोचता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी होगी वरना ये लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे, मैं यहाँ दब कर नहीं रह सकता। अब सीन रात का होता है। किन्नन अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। चारों तरफ शांति थी लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। वो कल्टीवेशन करते हुए सोचता है, असुरा गोल्ड की बुक में मैंने एक पील के बारे में पढ़ा था जो मेरी कल्टीवेशन की स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है और अगले स्टेज पर भी ब्रेकथ्रू करने में मदद कर सकती है, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे वाटर एट्रीब्यूट क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। वो अभी यह सोच ही रहा होता है कि उसके मास्टर की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है। मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, किरण क्या तुम्हें लगता है कि वाटर क्रिस्टल तुम्हें इतनी आसानी से मिल पाएगी? एट्रीब्यूट क्रिस्टल बहुत रेयर होते हैं और उन्हें ढूंढना भी नामुमकिन के जैसा होता है। मास्टर को देखकर किन्नन खुश हो जाता है और पूछता है, मास्टर क्या आप मुझे इन क्रिस्टल के बारे में और बता सकते हैं? मास्टर समझाना शुरू कर देता है, बेटा एट्रीब्यूट क्रिस्टल 5 तरह के होते हैं, अर्थ, फायर, वुड और मेटल। ये क्रिस्टल हेवन और अर्थ के प्योर एनर्जी से बने होते हैं। जैसे वाटर क्रिस्टल हमेशा पानी के सोर्स के पास ही मिलता है और फायर क्रिस्टल ज्वालामुखी जैसे जगहों पर। इन्हें ढूंढने में कई सालों लग जाते हैं। ये सुनकर किन्नन थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो कहता है, इसका मतलब वाटर क्रिस्टल ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मास्टर फिर कहता है, ढूंढना तो मुश्किल है लेकिन इसका एक और रास्ता है, तुम इसे मार्केट से खरीद सकते हो, लेकिन याद रखना ये बहुत ही महंगा मिलेगा। किन्नन के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण चमकती है। वो सोचता है, महंगा होगा तो क्या हुआ, मेरे पास में अभी
अभी भी 8 लाख सिल्वर टेल्स है, मैं इसे आसानी से खरीद सकता हूँ। और दोस्तों इसी उम्मीद के साथ हमारा एम से निकल पड़ता है मार्केट की तरफ। अगला सीन सेन युआन पवेलियन पर होता है, जो कि किंगवन का बिजनेस होता है और उस पवेलियन की मैनेजर डोंकिंग होती है। पवेलियन बहुत ही शानदार लग रहा था और वहाँ कीमती जड़ी बूटियों और ट्रेजर्स भी भरे होते हैं। किनन डोंकिंग के पास आ जाता है और कहता है मुझे वाटर क्रिस्टल चाहिए। डोंकिंग मुस्कुराती है और कहती है हाँ मिल जाएगा, लेकिन उसकी कीमत 1 मिलियन सिल्वर टेल्स होगी, या फिर तुम 100 गोल्ड टेल्स भी दे सकते हो। दोस्तों 1 मिलियन का आंकड़ा सुनते ही किनन के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहता है क्या 1 मिलियन? मेरे पास में तो सिर्फ 8 लाख सिल्वर टेल्स ही हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा है। उसकी ये हालत देखकर डोंकिंग भी हंसने लगती है। वो मजाक में कहती है लगता है तुम थोड़े गरीब हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास में एक तरीका है जिससे तुम अमीर बन सकते हो। किनन उत्साह से पूछता है जल्दी बताओ क्या तरीका है, और अपने मन ही मन में बोलता है चलो पहले देखते हैं कि ये क्या कहती है। अगर ये मेरे अगेंस्ट जाएगी तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लीव कर जाऊंगा। तभी डोंकिंग एक ऑफर देती है, तुम मेरे पवेलियन में काम कर सकते हो, मैं तुम्हें एक दिन की सैलरी में 20,000 सिल्वर टेल्स दूंगी, या तुम 20 गोल्ड टेल्स भी ले सकते हो। किनन हिसाब लगाता है एक दिन की 20 गोल्ड टेल्स। न सोचकर किनन उस पवेलियन के मास्टर से पूछता है क्या मैं अगर आज से काम शुरू करूँ तो क्या मुझे आज की सैलरी मिल पाएगी? डोंकिंग मुस्कुराते हुए कहती है वैसे तो नहीं, क्योंकि आज का आधा टाइम बीत चुका है, लेकिन तुम्हारे जैसे हैंडसम चेहरे को देखकर मैं तुम्हें आज के भी 20 गोल्ड टेल्स दूंगी। और दोस्तों हमारा एमसी तुरंत काम के लिए तैयार हो जाता है। डोंकिंग उसे एक बड़े से रूम में लेकर जाती है जहाँ हजारों जड़ी बूटियां पड़ी थी। वो कहती है तुम्हें इन सभी हर्ब्स को साफ करना होगा। किनन देखता है कि वहाँ 100 से भी ज्यादा डिसेबल्स काम कर रहे होते हैं। तभी डोंकिंग बोलती है कि अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। और किनन देखता है कि ये काफी सारे हर्ब्स हैं और फिर काम शुरू कर देता है, लेकिन हर्ब्स को साफ करना बहुत ही मुश्किल था। वो हर्ब्स को देखते हुए कहता है ये तो अभी भी अच्छे से साफ नहीं हुआ। तभी उसके पास में काम कर रहा एक लड़का उसे बताता है कि भाई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथों में फोकस करो और इसको अपने हाथ के ऊपर की तरफ रखोगे तो फिर ये आसानी से साफ हो जाएगी। किरण वैसे ही करता है और हर चुटकी में साफ होने लगते हैं। वो उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है। वो लड़का कहता है भाई मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी ही तरह गरीब हो और पैसे कमाने आए हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तभी किने की नजर कुछ दूर पर बैठे कुछ हाई क्लास डिसाइपल्स पर पड़ती है जो पिल्स रिफाइन कर रहे होते हैं। वो उस लड़के से पूछता है ये लोग क्या कर रहे हैं? वो लड़का धीरे से बताता है भाई धीरे धीरे बोलो, वो हाई क्लास के लोग हैं और ये यहाँ पिल रिफाइनिंग के लिए आते हैं। मैंने सुना है कि उन्हें एक दिन के 100 गोल्ड्स मिलते हैं, अगर हमारी वजह से वो डिस्टर्ब हो गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। 100 गोल्ड डिटेल्स सुनते ही किनन के कान खड़े हो जाते हैं और अपने मन में सोचता है कि एक दिन के 100 गोल्ड डिटेल्स, ये तो हर साफ करने से काफी बेहतर है, और अगर मैंने हर साफ करने में ही अपनी टाइम लगा दी तो सालों लग जाएंगे उतने सारे टेस्ट कमाने के लिए, मेरे लिए यही काम सही रहेगा। इतना सोचकर किनन उन हाई क्लास डिसाइपल्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक डिसाइपल उसे रोक लेता है और घमंडी से कहता है ओए तुम जैसे लोगों का काम हर साफ करना है, आगे कहाँ जा रहे हो? किनन शांति से जवाब देता है मैं यहाँ पिल रिफाइन करने आया हूँ। ये सुनकर वो डिसाइपल्स और बाकी सारे लोग हंसने लगते हैं। तुम और पिल रिफाइनिंग, तुम्हारे जैसा पता नहीं कितने लोग रोज आकर यहाँ से चले जाते हैं, चलो आज हम तुम्हारी भी मजाक उड़ा लेते हैं। तभी वो डिसाइपल्स जिसने किनन की मदद की थी वो अपने मन ही मन सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि ये डिसाइपल्स इतना ज्यादा बेवकूफ निकलेगा, ये एक एल्केमिस्ट की तरह प्रिटेंड करने में लगा हुआ है। लेकिन किनन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और हर्फ को देखकर अपने मन ही मन सोचता है कि अगर इन हर्फ से पील बनाया जाए तो सेकंड ग्रेड की टोंग से पील बनाई जा सकती है। इतना कहकर किनन पिल्स रिफाइनिंग के लिए बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये हाई क्लास के कीड़े, आज मैं इन्हें सेकंड ग्रेड की टोंग से पील बनाकर दिखाऊंगा। और दोस्तों किनन रिफाइनिंग शुरू कर देता है। और गाइस जब तक किनन पिल्स को रिफाइन करने में लगा हुआ है तब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। फिर हम किनन को देखते हैं, उसकी उंगलियां हवा में नाच रही थी और उसकी स्पीड को देखकर मौजूद सभी हाई क्लास डिसाइपल्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और एक हाई क्लास डिसाइपल बोलता है वो बस कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर हम किनन को देखते हैं जो कि थोड़ी देर में पिल्स को रिफाइन कर लेता है। एक डिसाइपल चिल्लाता है इसलिए तो आधे टाइम में ही टोंगसिंग पिल बना ली है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। दूसरा कहता है ये कैसे हो सकता है, कोई लो क्लास डिसाइपल इतनी परफेक्ट पिल कैसे बना सकता है? इस पूरे ड्रामे को डोंकिंग भी देख रही थी, मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है ये लड़का तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो किनन के पास आती है और कहती है मैंने देखा कि तुम बहुत कम टाइम में पिल्स को रिफाइन कर सकते हो, इसीलिए आज से तुम्हारी सैलरी 200 गोल्ड टेल्स होगी। ये सुनकर किनन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मनी मन सोचता है 200 गोल्ड टेल्स, अब मैं जल्दी वाटर क्रिस्टल खरीद पाऊंगा। डोंकिंग मनी मन सोचती है ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे इसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना होगा। और दोस्तों इसी शानदार जीत के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। किन्नन ने अपनी काबिलियत से ना सिर्फ पैसे कमाए बल्कि उन घमंडी लोगों को करारा जवाब भी दिया। अब आगे क्या होगा, क्या लुओजे उसे परेशान करेगा, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि अगली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप पे जा पाए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।